Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about PGD Commerce. तो इसमें आपके अभी फिलहाल में DSSP में वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा CUT PG Commerce, UGC NET in Commerce, तो इन सब में आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस प्लस जो AAO मैंने आपको वैकेंसी बताई थी असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर, उसमें भी आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमने इसका चैप्टर 1 कर लिया था अबाउट बिजनेस फाइनेंस इंट्रोडक्शन एंड लीज फाइनेंसिंग। उसके बाद ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसका कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। तो वो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए कैपिटल अरेंज करनी होती है, जिससे हम आगे अपने फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, जो भी हमें चीजें खरीदनी बेचनी है, सब कुछ करना है, सबके लिए कैपिटल स्टार्ट होनी चाहिए। तो कैपिटल क्या है? कंपनी की फाउंडेशन है। कैपिटल दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दो प्राइमरी सोर्स है, एक तो इक्विटी के थ्रू और एक डेट के थ्रू। तो इक्विटी क्या होता है आपका? ये तो ओनर्स कैपिटल होती है, ठीक है, शेयर होल्डर से ली जाती है। और डेट आपका क्या होता है? क्रेडिटर, मतलब आपकी क्रेडिटर इन रे, मतलब इसका नेचर कैसा है? ये मतलब एक तरीके से उधार है, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट that is put into use by a company in order to finance the overall operation of the company and its growth। तो आपको पता है कैपिटल का मतलब वो कॉम्बिनेशन इक्विटी और डेट का जो कि कंपनी का फाइनेंस का काम करेगा, ताकि वो क्या है, कंपनी का जितना भी ऑपरेशन है, ओवरऑल ऑपरेशन, वो कंडक्ट करा सके। और आगे इसको जो ग्रोथ करनी है, अगर एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए। तो पैसा वो दो सोर्स से अरेंज कर सकता है, या तो इक्विटी से या डेट से। आपको पता है ना कि कंपनी के आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप कंपनी के एज अ ओनर बने, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर क्या करता है? शेयर होल्डर्स की एडवाइस के बेसिस पे कंपनी की वर्किंग चलाता है, क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तो सारे मिलकर तो एक साथ कंपनी चला नहीं सकते। तो इसके लिए हायर हायर करे जाते हैं डायरेक्टर्स, जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कैसे आप अरेंजमेंट कर रहे हैं कैपिटल का बाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। क्या क्या सोर्सेज के थ्रू आप कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, जिसके दो ब्रॉड क्राइटेरिया हैं आपके, इक्विटी एंड डेट, ठीक है। तो फर्म इशू करता है या तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये सारे आते हैं आपके डेट और इक्विटी में। अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? मैंने बताया था आपको, ओनर शेयर कैपिटल होता है, ओनर्स का कैपिटल होता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिटेन अर्निंग, होता है कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल। रिटेन अर्निंग का मतलब है प्लगिंग बैक ऑफ मनी। तो क्या करता है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ना देने के बजाय उसका कुछ पोर्शन हम अपने पास रिटेन कर लेती है कंपनी, ठीक है, और उसको फ्यूचर में या फिर उसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जिससे फर्दर और प्रॉफिट जनरेट हो और कंपनी की ग्रोथ हो। तो रिटेन अर्निंग क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, जो कि सेपरेटली रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ताकि कंपनी को आप और ज्यादा एक्सपेंड कर सके, उसकी ग्रोथ कर सके। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल क्या होता है? जब आप किसी को बोलते हो कि आपको हम अपनी कंपनी का ओनर बनाएंगे, तो उनसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं स्टार्टिंग में, कंपनी की स्टार्टिंग में, ठीक है, कि अगर आपको ओनरशिप चाहिए तो आपको कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा। तो क्या कंट्रीब्यूटेड मनी होती है? कैपिटल। ये दोनों पार्ट मिलके इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। वहीं पे डेट कैपिटल क्या होता है? बोरोड मनी होता है, जो कि कंपनी बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं। इसमें एक आता है, आपका आता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, एक आता है शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर। तो दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट of the debt as they are extend repayment period and the only interest need to be repaid while the principal need to be paid at maturity। इसमें क्या होता है कि ये फायदा होता है कि आपको भी इंटरेस्ट पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट मेच्योरिटी पे करनी है, और आपको रिपेमेंट पीरियड भी अच्छा खासा मिलता है। वहीं पे शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, जो कि कंपनी रेज करती है कैपिटल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब उसे शॉर्ट पीरियड मतलब एक साल तक के लिए लोन लेना हो या पैसा चाहिए हो, तो वो शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर का यूज करती है। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? वो मिक्सचर इक्विटी और डेट का, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो हो जाएगा जो परफेक्ट मिक्स हो दोनों का, डेट और इक्विटी का, दैट हेल्प्स द मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द मार्केट व्हाइल एट द सेम टाइम मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इट्स कैपिटल। अब हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते क्यों हैं? सबसे मेन चीज कि कंपनी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़े, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहे। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जब भी आप कैपिटल रेज करते हैं
उसके लिए कुछ कॉस्ट आपको लग जाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाती है, या फिर आप बैंक में लोन लेने जाते हो, बहुत सारा पेपर वर्क हो जाता है। इक्विटी शेयर इशू करे जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू होता है, कंपनी को पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, लिस्टिंग करवाई जाती है शेयर अपनी शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज पे, तो इस समय बहुत सारी कॉस्ट लग जाती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पैसा रेज करने के लिए भी आपको कॉस्ट लगती है। तो कंपनी का क्या काम होता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू तो बढ़े, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज करने की कॉस्ट कम रहे। ठीक है, इसलिए ऐसा परफेक्ट मिक्स बनाया जाता है डेट और इक्विटी का। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। कुछ कंपनियां होती हैं जो डेट लेना ज्यादा पसंद करती हैं, कुछ ऐसी होती है जो इक्विटी ज्यादा लेती हैं। अब जैसे कि जो कंपनी माइनिंग, पेट्रोलियम और ऑयल एक्सट्रैक्शन की होती है, वो हाई डेट रेशियो नॉट सुटेबल, वो हाई डेट रेशियो नहीं रख सकती, ज्यादा उधार का पैसा नहीं। वहीं पे जो इंश्योरेंस और बैंकिंग वाली होती है, वहां पर हाई अमाउंट ऑफ डेट एज अ पार्ट ऑफ देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें एज अ डेट रखा जाता है ज्यादा। अब क्या होता है फाइनेंशियल लिवरेज, क्या होता है लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेट आपके पूरे कैपिटल में का पार्ट है। मान लो कंपनी की कैपिटल है 100 लाख, मतलब ये मान लो 10 लाख है, डेट है 2 लाख और इक्विटी है 8 लाख। तो फाइनेंशियल लिवरेज मतलब कि डेट अपॉन में टोटल 1/5। ठीक है, तो डेट फाइनेंसिंग का मतलब proportion of debt that is a part of total capital of a firm. It also is known as capital gearing. A firm having high level of debt is called highly levered firm. मान लो किसी का 10 लाख अगर कैपिटल है टोटल, और उसमें डेट्स का पैसा मतलब उधार का पैसा 8 लाख है और खुद का इक्विटी का 2 लाख है, तो इसमें क्या हो जाएगा 8/10 हो जाएगा, दैट इज 2/5। और वहीं पर अगर कैपिटल कम हो डेट से और इक्विटी से ज्यादा हो तो उसको बोल देते हैं हम लो लिवर्ड फर्म। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि क्यों हमें कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ अ फर्म बताता है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कैसी है फर्म की। अ फर्म हैविंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर हैज अ हाई चांस ऑफ इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड यूटिलाइज सिक्योरिटीज इट इज possesses. It will lead to higher valuation in the market. तो क्या कह रहे हैं कि जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होगा उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी, उसकी शेयर की प्राइस अच्छी होगी, उसकी सिक्योरिटीज का प्राइस हाई होगा। ठीक है, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ मार्केट उसकी इंक्रीज होगी। वहीं पर अगर गुड कैपिटल स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या होगा, उसका जो फंड है उसको इफेक्टिवली यूज कर रही होगी और ओवर अंडर यूटिलाइजेशन वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही होगी, क्योंकि इसने परफेक्ट मिक्स बनाया हुआ है। दूसरा कि कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होगा, हायर रिटर्न मिलेगा शेयर होल्डर्स को। वहीं पर एक और चीज होती है कि ये हेल्प करता है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स कैपिटल बाय मिनिमाइजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने बताया था ना, इसका मेन काम क्या है, शेयर कैपिटल को बढ़ाना, उनकी वैल्यू बढ़ाना और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम रखना, पैसा रेज करने की वैल्यू कम होना। A good capital structure provide firms with flexibility increasing or decreasing the debt capital as per the situation. और क्या होता है कि good capital structure flexibility provide कराता है कंपनी को कि वो किसी भी सिचुएशन में जब उसका मन करे डेट का पोर्शन इंक्रीज कर सकती है चाहे डिक्रीज कर सकती है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में उसको बेस्ट बोला जाता है। अब आते हैं क्या फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने बताया था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेन मोटिव क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहे। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा फंड हमें सोर्स ऐसी जगह से हम पैसा लेना पसंद करेंगे जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कम हो। ठीक है, तो इट इज अ कॉस्ट दैट इनकर्ड इन रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो बिजनेस शुड जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू सो दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी मेट एंड ग्रोथ कैन बी फाइनेंस्ड। तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए आपको जिससे कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिकवर्ड हो जाए आपके रेवेन्यू से और फर्दर कुछ और पैसा बच के भी आप आगे ग्रोथ कर सके। डिग्री ऑफ कंट्रोल, अब आपको देखो अगर आप ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी से आप पैसा लेंगे तो ज्यादा ओनर्स बन जाएंगे, जिसने भी इक्विटी का शेयर ज्यादा ले लिया तो उसके पास ज्यादा राइट्स आ जाएंगे कंपनी को कंट्रोल करने के। तो अगर आपको अपनी लिमिट वोटिंग राइट्स और आपको ज्यादा लोगों के हाथ में पावर नहीं देनी है तो आप इक्विटी की जगह डेट से इशू करवाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास पता है आपको मोर राइट्स होते हैं कंपनी में than preferred share or debenture holders. The capital structure of a firm will be determined by the type of shareholders and the limits of their voting right. तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो किससे डिटरमाइन होता है, शेयर होल्डर से, उनके पास कैसी वोटिंग राइट है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको कंट्रोल नहीं देना है किसी कंपनी को, मान लो किसी के पास है अभी 40% शेयर्स,
बाकी जो 60% है उसके बहुत सारा प्रोपोर्शन बना हुआ है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है। तो ये जो 40% जिसके पास है वो ये चाहेगा कि कुछ और लोग शेयर्स ना खरीदे, ताकि इसका प्रोपोर्शन कम ना हो जाए, तो इसका कंट्रोल कम ना हो जाए। उस केस में वो डेट की तरफ ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि कब तक कि डेट से फाइनेंस करना कब तक फायदे में। मान लो आपको पता है इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है शेयर होल्डर्स को जब ये ग्रेटर हो इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है। अगर ROI ग्रेटर देन इंटरेस्ट है तब तो आप डेट से फाइनेंस कर सकते हैं। अगर ROI इक्वल्स टू इंटरेस्ट आ गया तब आप नो गेन नो लॉस सिचुएशन में या तो आप इक्विटी से इशू करवा लो पैसा या फिर डेट से करा लो। मगर अगर आपका ROI लेस देन इंटरेस्ट हो गया, मतलब कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न कम मिल रहा है और आपको डिवेंचर्स को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, इस केस में आप डेट फाइनेंसिंग नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। डेट फाइनेंसिंग हम कब कर सकते हैं? जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिल रहा है इंटरेस्ट की पेमेंट के बाद भी, तो डेट से फाइनेंस करना ओके है। दोनों इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है किसी से भी करो। मगर आपको इंटरेस्ट अगर ज्यादा देना जा रहा है और रिटर्न कम मिल रहा है, इस केस में फिर आप डेट ज्यादा ना रेज करना बंद कर देंगे, क्योंकि फिर तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि कब हमारा डेट से फाइनेंस करना सही रहता है और कब हमारा नहीं रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, आपको पता है गवर्नमेंट पॉलिसीज में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी चेंज होती रहती है। इसकी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस भी चेंज हो जाते हैं। मान लो अगर ग्लोबलाइजेशन और या फिर जैसे चाइना के ऊपर जब कोविड के टाइम पे वो लग गए थे, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा या फिर बहुत सी जगहों का रुक जाता है, तो क्या होता है उससे कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी फर्क पड़ता है। आपको पता है कई इन्वेस्टर बाहर के भी होते हैं। फिर हम जैसे किसी को बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बैन हो गया फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ये सारी चीजें कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। अब आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको पता है क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जब हम अपने कैपिटल को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस करते हैं, तो कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है जिसमें ये बोला जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या है? कि हम डेट से फाइनेंस करें या इक्विटी से फाइनेंस करें, मतलब अपना कैपिटल डेट्स के थ्रू ले या फिर इक्विटी से ले। तो ये बताता है क्या ये चीज रेलेवेंट है किस चीज के लिए? कंपनी की वैल्यू, कि ये डिसीजन कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी इसके लिए यूजफुल है, मतलब इससे कुछ अफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें ये माना जाता है कि कैपिटल डिसीजन कंपनी के वैल्यू बढ़ाने घटाने में फर्क पड़ता है, जो इस चीज को रेलेवेंट मानते हैं वो दो फॉर्मूले हैं, एक तो नेट इनकम अप्रोच और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरा ही कैपिटल स्ट्रक्चर है जो इररेलेवेंस मानता है इस थ्योरी को, वो है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और MM अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। वहीं पर कैपिटल स्ट्रक्चर अदर थ्योरीज भी है आपकी, द ट्रेड ऑफ थ्योरी एंड द वर्किंग ऑर्डर थ्योरी। अभी हम ये चार पे फोकस करेंगे, कब कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट होता है, कब कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट होता है। अब ये पहला है नेट इनकम अप्रोच। इसमें ये बोला जाता है कि कंपनी जो डिसीजन ले रही है कि वो डेट से फाइनेंसिंग करे या इक्विटी फाइनेंसिंग करे, इससे फर्क पड़ता है कंपनी की वैल्यू पे। ठीक है। तो वो ये बोलता है कि अगर आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हो तो कंपनी की वैल्यू वो भी बढ़ती है और कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। ठीक है। मैंने बताया था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करना चाहते हैं, तो ये रेलेवेंट है कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए, कि अगर आप फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब था डेट प्रोपोर्शन को बढ़ाते हो, तो ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ये कंपनी की ओवरऑल कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी, और वैल्यू ऑफ द फर्म और मार्केट प्राइस क्या होगा? शेयर का इंक्रीज होगा। इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। इसकी एजम्पशन है कि हम कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कांस्टेंट लेके चलते हैं, और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल डिक्रीज करती है जैसे जैसे आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाते हैं। एमवी और ऑफ इक्विटी और फर्म की वैल्यू क्या है? इंक्रीज होती है डेट के यूज के साथ। मैं आपको डायग्राम थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर हम डेट लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? केडी कांस्टेंट है, तो केडी हमने कांस्टेंट ले लिया, और हमारा केई भी कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट है, और मैंने बताया केओ डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है। तो ये डेट हम जैसे जैसे मान लो ये 10 से 20, 30, 40, 50, जैसे जैसे हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये इसका एक डायग्राम है जिसमें आपको क्लियरली शो हो रहा है कि केई और केडी कांस्टेंट है और केओ
फॉल कर रहे हैं जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा रही है। यही नेट इनकम अप्रोच है जो कि रेलेवेंट मानता है कैपिटल स्ट्रक्चर की डिसीजन को, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होने में और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये इसके है फॉर्मूले। वैल्यू ऑफ शेयर मतलब इक्विटी शेयर का फॉर्मूला कैसे निकलता है, EBIT। इसका मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दो और माइनस कर दो 1 - T। 1 - T मतलब 1 - टैक्स रेट डिवाइडेड बाई KE। KE मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको इक्विटी की वैल्यू पता चल जाएगी। और वहीं पे डेट की वैल्यू इक्वल होती है फेस वैल्यू ऑफ डेट के। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है, इक्विटी का अमाउंट प्लस डेट का अमाउंट। तो आप इससे इक्विटी का भी अमाउंट, शेयर का अमाउंट भी निकाल सकते हैं, V - D हो जाएगा वो। वहीं पर वैल्यू ऑफ फर्म का दूसरा फॉर्मूला होता है EBIT, इंटरेस्ट बिफोर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस मल्टीप्लाई में 1 - T डिवाइडेड बाई K0, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म निकल आएगा। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है EBIT 1 - T डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू में 100, ऐसे ही आपका KE निकलता है EBIT 1 - T V इंटू में 100। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी आपको चीजें, ये वाली जो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, ये आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको इसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर यही करना है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। ठीक है, KE और K0 ऑफ अनलिवर्ड फर्म विल बी रिमेन सेम। मैंने आपको लिवर्ड फर्म बताया था। हाई लिवर्ड फर्म कौन सी होती है, जिसमें डेट का प्रमोशन भी हो और इक्विटी का भी हो, इसको हम लिवर्ड फर्म बोलते हैं। और अनलिवर्ड फर्म का मतलब है जिसमें खाली इक्विटी से फाइनेंस हुआ हो, डेट का कोई भी प्रपोर्शन ना हो। तो ऐसी फर्म कैसी हो जाएगी, इसका KE और K0 दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हम सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आप डेट से तो फाइनेंसिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए डेट का प्रोपोर्शन तो होगा ही नहीं। तो जितनी भी कैपिटल की कॉस्ट है वो सारी इक्विटी की कॉस्ट है। ठीक है, अब आता आपका है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये अप्रोच क्या है, ये मानता है कि फाइनेंशियल लिवरेज कुछ पॉइंट तक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करता है और वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ाता है, मगर कुछ पॉइंट के बाद ये चीजें ट्रेंड रिवर्स हो जाता है कि आपका कॉस्ट बढ़ने लगती है और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होने लगती है। तो इसमें KD, KE, KM सब कुछ क्या है, फर्म्स का वेरिएबल है, मतलब सब कीप ऑन चेंजिंग है, कुछ भी फिक्स नहीं है। कंपनी को सेलेक्ट करना होता है कैपिटल स्ट्रक्चर विद द लोवेस्ट K0 और हाईएस्ट MV ऑफ द फर्म। तो कंपनी वो वाला पॉइंट ढूंढती है जिसमें उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहे और MV वैल्यू ज्यादा रहे। तो देखो कुछ पॉइंट पे तो आपका क्या होता है, यहाँ पर हमारा वही फाइनेंशियल लिवरेज मतलब कि डेट का प्रोपोर्शन लिया है, यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया है। ये आपका KE है। ठीक है, ये KE है आपका। देखो पहले आपका ये हमारा K0 है, पहले तो ये कांस्टेंट है, देन ये इंक्रीज हो गया। ऐसे ही आपका KE पहले थोड़ा सा फॉल हुआ, उसके बाद वो पूरा रेज होता जा रहा है। और आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, पहले फॉल हुआ, देन इस पॉइंट के बाद ही इंक्रीज होने लगा। तो हम कहाँ तक अपना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मानेंगे, उस पॉइंट पे जहां से आपकी, देखो इस पॉइंट तक तो आपका K0 और वैल्यू ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, इस पॉइंट के बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये पॉइंट हो जाएगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ तक तो सिचुएशन ठीक है कि चलो ठीक है, इक्विटी बढ़ भी रहा है, डेट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वो भी कांस्टेंट है, इसकी वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल कर दिया। मगर इस पॉइंट के बियॉन्ड आप देखोगे आपका कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गई और ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ गई। तो उसका मतलब इस पॉइंट के फर्दर हम डेट से फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब हमारे लिए सही नहीं है, फिजिबल नहीं है इससे ज्यादा, इस पॉइंट से ज्यादा और उधार का पैसा लेना। ठीक है, तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि रेलेवेंट मानता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को। ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को रेलेवेंट मानता है। दो हैं, एक आपका पहले वाला नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, ये दोनों रेलेवेंट मानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। वहीं पर हम दूसरे डिसीजंस पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, तो ये क्या मानता है, ये मानता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या है, इररेलेवेंट है। कि आप डेट का कुछ भी प्रपोर्शन रखो या इक्विटी का कुछ भी प्रपोर्शन रखो, वो चीज क्या करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये मान के चलता है कि आप जितना प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ाते जाएंगे उतना ही कंपनी के लिए क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ने लगता है। क्योंकि उसको क्या होता है, उसके पास इंटरेस्ट पाइलअप हो जाता है कि कई बार ये हो गया उसने प्रॉफिट नहीं कमाया, कुछ भी नहीं हुआ, तब भी उसको लॉस हो रहा है, तब भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको कई बार क्या होता है, वो चीज क्या होती है कि द रीजन क्या है इसके पीछे, कि जैसे जैसे आप डेट को इंक्रीज करोगे, ठीक है, आप डेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर का जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को पहले क्या हो जाएगा, पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, बाहर वालों की पेमेंट पहले होती है, तो डेट पे इंटरेस्ट पहले पे करना पड़ेगा। तो ज्यादा डेट का प्रोपोर्शन होगा तो हाईयर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया पड़ेगा, मान लो प्रॉफिट कम हुआ था, तो सारा तो इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, तो उनका क्या हो जाता है, उनका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। तो मतलब ये ट्रेड ऑफ हो जाता है डेट का फायदा और फाइनेंशियल रिस्क का बढ़ना इक्विटी शेयर होल्डर का, मतलब जितना फायदा उतना ही नुकसान हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि चाहे आप डेट का फाइनेंस करा लो चाहे इक्विटी से करा लो, वो क्या हो जाता है, दोनों की चीजें, एक का बढ़ना दूसरे का बढ़ना एक दूसरे को बाइफ्रिकेट, मतलब एक दूसरे का ट्रेड ऑफ कर देता है। तो एनी चेंज इन, ये बोलता है कि कोई भी चेंज करो आप लिवरेज में, ये कंपनी की टोटल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे ना ही मार्केट शेयर्स पे, ना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इंडिपेंडेंट है डिग्री ऑफ लिवरेज में। इसमें केडी केओ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन कांस्टेंट जब हम विदाउट टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जब हम एनओआई पढ़ते हैं, एनओआई का मतलब यही है कि केडी कांस्टेंट है, आपका वैल्यू कैपिटल ऑफ द फर्म भी कांस्टेंट है। देखो जैसे जैसे आप फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका इक्विटी की कॉस्ट बढ़ रही है, इक्विटी की कॉस्ट बढ़ रही है। अगर ये इक्विटी बढ़ रहा है, केडी कांस्टेंट है, तो केओ इसलिए बीच में लाई कर रहा है क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जितना इसको डेट बढ़ाते जा रहे हो, केई का रिस्क बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना लॉस उतना ही, जितना गेन उतना ही लॉस हो रहा है, इसलिए वैल्यू ऑफ फर्म वो ही रह जाएगी। ये था आपका नेट इनकम अप्रोच। दूसरा, अब नेट इनकम अप्रोच में हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था लिवर्ड फर्म का मतलब है जिसमें डेट का प्रोपोर्शन हो, और वहीं पर अनलिवर्ड फर्म का मतलब है जिसमें क्या है, डेट का प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है, सब कुछ इक्विटी से ही फाइनेंस है। तो वैसी फर्म का फॉर्मूला निकलता है EBIT 1 - T। देखो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है, क्योंकि क्या है ना, डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर हमने डेट से फाइनेंसिंग ही नहीं की है। और अगर इससे हम लिवर्ड फर्म का फॉर्मूला निकालना चाहें, तो ये आपका निकलता है वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म प्लस में मल्टीप्लाई में हम करेंगे इसका T मल्टीप्लाई में D। टी आपका क्या होता है, टैक्स रेट, और डी होता है आपका क्वांटम ऑफ डेट, कितना क्वांटम ऑफ डेट है वो आपका डी होता है, और ये आपका होता है टी फॉर टैक्स रेट। तब आपका अनलिवर्ड फर्म से आप लिवर्ड फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं। अब आता है आपका एमएम अप्रोच। अब एमएम अप्रोच में ना दो अप्रोच होते हैं, एक बार तो ये टैक्स रेट के साथ करता है, एक इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, एक करता है एक बार जब टैक्स प्रेजेंट हो। तो इसकी कुछ अजम्पशंस ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, सारे इन्वेस्टर रैशनल है। ठीक है, हम एक तरीके की फर्म को एक ग्रुप में फॉर्म कर सकते हैं जिसके पास इक्विवेलेंट क्लास ऑफ रिस्क है, और कोई भी अगर एक सिचुएशन है कि कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, जब कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स को ये नहीं कंसिडर करता है, तो एनओआई और एमएम अप्रोच दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या कहते हैं कि ये दोनों इस सिचुएशन में जब आप विदाउट टैक्स वाली बात करेंगे, ये दोनों यही चीज कहेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर आप एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स वाले की बात करेंगे। और जब हम विद टैक्स वाले की बात करते हैं, तो उसमें ये बोला जाता है कि वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इंक्रीज और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज विद द यूज ऑफ डेट ऑन अकाउंट द डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम टैक्स पर्पस। क्या होता है, जो आपको इंटरेस्ट पे करते हो ना डेट पर, जो डेट पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, वो आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वो टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। तो ये वो वाली सिचुएशन है जब एमएम अप्रोच
टैक्स की प्रेजेंस मान के चलता है कि टैक्स एज्यूम किया है कि टैक्स पे कर रही है कंपनी। उस केस में ये कहता है कि डेट से फाइनेंस करने का फायदा ये होता है कि वो टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से कंपनी क्या करती है, उसका क्या होता है, वो ये मान के चलता है कि वैल्यू ऑफ फर्म फर्क पड़ता है। तो वो कहता है कि अगर आप डेट की फाइनेंसिंग ज्यादा करोगे तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ये परफॉर्मर है कि ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस कैसे निकलता है। तो ये आपको पता है, सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। देन हम कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, जिसको हम ईबीआईटी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो अगर इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो ईबीटी निकल आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। और जब टैक्स माइनस कर देंगे तो ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब मैंने बताया था, अब क्या होता है, अब हमें देखना होता है, जैसे जब आपके पास लास्ट में प्रॉफिट आ जाता है इंटरेस्ट और टैक्स सबकी पेमेंट करने के बाद, सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, देन दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो हम लेस कर देंगे डिविडेंड जो कि हमने प्रेफरेंस शेयर को दिया होगा। जब उसके बाद जो बचेगा वो बचती है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो मान लो कि 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए आ गए। नंबर ऑफ, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, मान लो शेयर, एक शेयर 100 रुपए का है, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगी ₹100 की। मतलब कि एक शेयर पे कितने का अर्न किया है शेयर होल्डर ने, 100 रुपए का, ठीक है। अगर इसमें आप पी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकल आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें भी आपको क्लियर होंगी जब हम ये वाली चीजें पढ़ेंगे। जब हम ये सारी परफॉर्मा आपको तब क्लियर होगा, क्योंकि अभी के लिए आप ईबीआईटी और मैं आपको ईटी सब एक्सप्लेन कर रही हूँ। एमपीएस का मतलब हो गया ईपीएस की मल्टीप्लाई अगर हम पीई रेशियो से कर देंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलते हैं, इक्विटी शेयर्स प्लस में न्यू शेयर्स। न्यू इक्विटी शेयर्स कैसे निकलते हैं, न्यू इक्विटी शेयर्स का मतलब है जो नया आपने कैपिटल रेज किया है, तो उसको करते हैं एडिशनल फंड रेज फ्रॉम इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड फ्रॉम वन इक्विटी शेयर। नेट प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स कैसे निकलता है, अगर इशू प्राइस में से आप इशू एक्सपेंस माइनस कर लो। अगर नथिंग इज मेंशन तो हम एमपीएस को ही एज्यूम कर लेते हैं इशू प्राइस, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा इशू प्राइस के बारे में तो हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को ही इशू प्राइस मान लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ईपीएस और एमपीएस, जब न्यू कंपनी हो उसका कैसे बनता है। अब न्यू कंपनी है तो हम सिंपल ईबीआईटी में से पहले आपने बाहर वालों का पैसा दिया, दैट इज इंटरेस्ट, तो आपके पास ईबीटी आ गया। उसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिया, ईएटी आ गया। देन आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। देन आपका अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगा, उसमें से आप माइनस कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इक्विटी, तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। और अगर आप उसकी पी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा शेयर का। ये परफॉर्मा ईपीएस और एमपीएस एग्जिस्टिंग कंपनी का है, तो ये सेम वही चीजें आएंगी। अब आता है इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर आपको कोई नुकसान या गेन नहीं हुआ। इंडिफरेंस पॉइंट refers to level of EBIT and EPS under two different positions. Options are same. EPS under option number 1 equals to EPS under option number 2. मतलब कि आप कोई भी ऑप्शन ले, दोनों से अर्निंग पर शेयर इक्वल आ रहा है। जैसे कि EBIT माइनस इंटरेस्ट कर रहे हैं, माइनस टैक्स कर रहे हैं, माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हुए। ऐसे ही ईबीआईटी, पहले हमने इंटरेस्ट पे कर दिया उसमें से, माइनस उसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड कर दिया, नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दिए। तो जिस सिचुएशन में दोनों में ही ईपीएस सेम आए उसको इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका डेट एंड इक्विटी लाई कर रहा है, एक दूसरे पे टच कर रहा है, तो ये ऐसा ईबीआईटी होगा जहां पर दोनों आंसर सेम आने वाले हैं, ठीक है। ये इंडिफरेंस पॉइंट है। अब इफ ईबीआईटी क्या है, इंडिफरेंस पॉइंट से क्या हो रहा है, लेस है, तो यहाँ पर बोला जाता है लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन। जहां पर दोनों इक्वल है कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां पर ईबीआईटी ज्यादा है इंडिफरेंट पॉइंट से, सेलेक्ट ऑप्शन हैविंग हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन।
फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है ये चीजें हम और ब्रीफली कल पढ़ेंगे। फिलहाल हमें आज थ्योरीज पढ़नी थी, कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज पढ़ी थी वो इंपॉर्टेंट थी। आज के लेक्चर में मुझे वही कराना था, जो लास्ट का पॉइंट है वो हम दोबारा करेंगे जब आगे की चीजें और पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच। कल हम नया चीज पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, जो आपको मैंने इतना बताया के ओ क्या होता है, के डी क्या होता है, के ई क्या होता है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर की भी निकलती है, ऐसे ही रिटेन अर्निंग की भी निकलती है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून गाइस। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।